गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री विद सौर में आपका स्वागत है। कोलेजन जो चैप्टर है संघट्ट, उसका फर्स्ट पार्ट तुमने देख लिया था। एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल कैसे कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आधे देख लिए थे। अभी क्या है, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में उसके आगे के क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए फर्स्ट पार्ट में बचे थे, उसको इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग u है कि यह इस प्रकार एक अन्य पिंड से टकराता है और चिपक जाता है। टकराने के बाद इनका प्रारंभिक वेग v हो जाता है तथा घर्षण बल F के प्रभाव में s दूरी तय करते हैं। तो विराम अवस्था s दूरी तय करके विराम अवस्था में आ जाता है। कोई बात, m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है, दोनों m द्रव्यमान के पिंड है। एक ये पिंड हो गया, एक ये पिंड हो गया। इसका वेग कितना है, u दिया गया है। इसका ये क्या है, स्थिर है। क्लियर, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। टकराने के बाद इनका प्रारंभिक वेग क्या है, v हो जाता है। मतलब जब ये टकराने के बाद चिपक गए तो कितना हो गया, 2m नहीं बन गए, m प्लस m। तो इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर, घर्षण बल F के प्रभाव में s दूरी तय कर विराम अवस्था में आ जाता है। एक चीज समझो, ये दोनों पिंड थे, ये दोनों लड़ने के बाद में ये हो गया। इसके बाद में क्या, थोड़ी दूर चले और यहाँ पे रुक गए। ठीक है, तो जो रुके वो किसकी वजह से रुके, घर्षण की वजह से। तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो इसकी क्या है, गति ऊर्जा बराबर नहीं हो जाएगा। तभी तो वो होगा, तभी तो वो रुकेगा। जो कार्य होगा, मतलब इसको रोकने में जो किया गया कार्य होगा, कितना होगा, वो इसकी गति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, के बराबर हाफ mv² होती है फार्मूला। लेकिन m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2m है, तो 2m ले लेंगे और v की वैल्यू v है। क्लियर हो गया ना। फार्मूला होता है हाफ mv², लेकिन यहाँ पे वेग इसका जो वो है आपका द्रव्यमान कितना, 2m है। 2 से 2 खत्म हो गया, mv² आ गया। कैनेटिक एनर्जी किसकी आ गई, mv² के। तो w का क्या आ गया, किया गया कार्य mv²। क्लियर हो गया। और किया गया कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणित विस्थापन mv²। क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या है, ऑप्शन देखेंगे तो इसमें v में नहीं दिया गया है ऑप्शन। ऑप्शन किसमें दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया है u में। बाकी जो v वाले दिए गए वो गलत दिए गए। ठीक है, तो हम क्या पहले संवेग संरक्षण लगाएंगे। यहाँ पे संवेग संरक्षण क्या कहता है आपका, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर दूसरे का संवेग 2m इंटू v। क्लियर हो गया। तो ये तो जीरो ही हो गया, ये कितना हो जाएगा, m से m खत्म, v का कितना आ गया, u/2। ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जब संवेग संरक्षण लगाएंगे दोनों में। संवेग संरक्षण लगाया, क्लियर, v का कितना आ गया, u/2। v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, F.S बराबर m, v की जगह कितना आ गया, u/2 का होल स्क्वायर। दो दूनी कितना हो जाएगा, 4, 4 इधर आ जाएगा। तो mu बराबर आ जाएगा 4F.S के। ये ऑप्शन नंबर 4 है। कोई ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। दो द्रव्यमान दिए गए थे, एक का u वेग था, दूसरे का 0 वेग था, मतलब स्थिर था। दोनों चिपक के गति करते हैं कितने, v से। तो हमने लगाया संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम लगा के v बराबर निकाल लिया u/2। अब हमें क्या है, गति ऊर्जा निकालनी थी कि जो रोकने में जो किया गया कार्य होगा वो किसके होगा, जो अंतिम वाली गति ऊर्जा होगी उसके बराबर होगा। तो गति ऊर्जा लगाया, हाफ mv²। फार्मूला होता है हाफ m की जगह कितना हो जाएगा, 2m और v² बराबर कर दिया दोनों को। इसके बाद v की जगह u रख दिया। क्लियर। एक्सठ नंबर क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका नियत वेग 3v से चलता हुआ m द्रव्यमान के एक गुटके से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं, संयुक्त निकाय का वेग क्या होगा। ठीक है, तो 2m द्रव्यमान का एक पिंड था, 3v वेग से जा रहा था। एक m द्रव्यमान था, उसका वेग कितना था, 0 था। क्लियर हो गया, दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो वही संवेग संरक्षण वाला कहानी, m1 u1 m2 u2 बराबर दोनों का द्रव्यमान जोड़ दिया, 3m और वेग आपसे पूछा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो m से m खत्म हो गया आपका, 3 गुना 6v बराबर 3v2 लिख दो इसको, v2 2। तो v2 का कितना आ गया, 2v के। तो जो
संयुक्त निकाय का वेग था, संयुक्त निकाय का वेग कितना हो गया 2v के बराबर, कुछ नहीं था, हमने संवेग साक्षण नियम लगाया, पहले का संवेग दूसरे का संवेग, और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या इतना हो जाएगा 2m + m 3m हो जाएगा, तो उसका संवेग। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि t1 गिरने का समय है तथा t2 उठने का समय है तो प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या t1 t2 दिया गया, E बराबर क्या होता है पहले फार्मूला, E बराबर पृथक्करण वेग बटे सन्निकट वेग। वेग, ठीक है। अभी क्या है, इससे हमें ये पता है कि जो पृथक्करण वेग होता है वो बाद का वेग होता है, और जो सन्निकट वेग होता है वो पहले का होता है। तो हम v अपन यू नहीं लिख सकते, v मतलब अंतिम वेग और u हो गया प्रारंभिक वेग। अब मान लो कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, यहाँ से गिराई जा रही है। जब ये गिराई जा रही है वस्तु, तो यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, और यहाँ पे अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे v बराबर u + gt होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे v तो v हो गया, यहाँ पे जो वेग आ गया, यहाँ पे 0 हो गया प्लस gt, t1 लिख दो यहाँ पे, t1 टाइम लगा है, तो v प्रोपोर्शनल किसके हो गया t1 के, v बराबर gt आ गया, gt1। ठीक है। इसके बाद में अब ये गेंद यहाँ पे मान लो कोई गेंद गिरी, गेंद उछलेगी ना, जब उछलती है तो इसके लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा u, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो इसके लिए अंतिम वेग होगा v, वो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जितने वेग से मान लो यहाँ से कोई चीज़ गिराएगी तो गिरने के बाद वो उतने ही ऊंचाई तक थोड़ी ना चली जाएगी, कम ऊंचाई तक जाती है, तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये लास्ट में पहुंचेगी तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इसके लिए लगा लेते हैं, तो फार्मूला क्या होगा v बराबर u + u - gt, क्योंकि उल्टा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, u की वैल्यू आपको पता नहीं, -gt2, तो u बराबर आ गया आपका gt2। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे रख देंगे v कितना है gt1 अपॉन gt2, तो t1 अपॉन t2 आ गया आंसर। क्या आ गया t1 अपॉन t2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई गेंद है, गेंद यहाँ से फेंकी गई, सबसे पहले इसको भूल जाओ, गेंद यहाँ से मान लो कोई छोड़ी गई, जब छोड़ी जाती है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, लेकिन जब यहाँ लड़ने वाली होगी तो क्या अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। तो हमने पहले फार्मूला कह दिया v बराबर u + gt1, मतलब मान लिया कि जो गिरने में टाइम लगा वो कितना लगा t1 लगा है, कोई दिक्कत नहीं, u की वैल्यू 0 था, तो v बराबर आ गया आपका gt1। क्लियर, v बराबर आ गया gt1। लेकिन लड़ने के बाद में कोई गेंद है तो उछलती है ना, आपने देखा होगा जब ऐसे छोड़ोगे गेंद तो जितने नीचे लड़ेगी जमीन से, और उतनी ही ऊंचाई तक नहीं आती है, कुछ कम ऊंचाई तक आती है, कुछ कम ऊंचाई तक आएगी। लेकिन जब कम ऊंचाई तक आती है तो यहाँ से मान लो गेंद चलनी शुरू हुई, तो यहाँ पे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है 0 नहीं हो जाता है। मान लो मैंने यहाँ से गिराई थी गेंद, ऐसे छोड़ी मान लो गेंद, और नीचे से उठ के यहाँ पे आई, तो यहाँ पे जब वापस आएगी गेंद यहाँ तक, यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग क्या हो गया उसका 0 हो गया, प्रारंभिक वेग कुछ था तो हमने लगा दिया v बराबर u + u - gt, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत था इसलिए माइनस ले लिया। अब v क्या हो गया अंतिम वेग इसका 0 हो गया, u क्या प्रारंभिक वेग, जब इसका प्रारंभिक वेग तो कुछ ना कुछ होगा ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ चली होगी, तो u कुछ हो गया, तो u आ गया या gt2 आ गया। तो आपको यहाँ पे वैल्यू रख दी v अपॉन u, मतलब पृथक्करण वेग, और सन्निकट वेग v अपॉन u, t1 अपॉन t2 आ गया। क्लियर। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, तो प्रत्यावस्थान गुणांक क्या होगा। ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल H क्या हो गया 1 मीटर, 1 मीटर को हम किसे बदल लेंगे सेंटीमीटर में, कितने 100 सेंटीमीटर, कितने 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि जो दूसरी वाली उछाल है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर। कुल मिला के मान लो यहाँ से कोई गेंद गिराई गई, ये कितना था 100 सेंटीमीटर था, कोई गेंद गिराई गई और ये उछल के कहाँ तक पहुँचती केवल 34 सेंटीमीटर तक, कितने यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ से मान लो गिराई गई, यहाँ टकराई पृथ्वी से, फिर वापस कितनी गई 34 सेंटीमीटर तक केवल। ई बराबर कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था ई बराबर फार्मूला √h/h, ये तो पढ़ा था, √h/H।
ये क्या रहता है दोबारा का, ऊपर क्या रहता है हमेशा, अगर वेग की बात की जाए तो बाद का वेग बटे पहले का वेग, ऐसे ही हाइट क्या है, बाद की हाइट बटे पहले की हाइट, बाद की कितना पर पहुंची है 36 तक, 36/100, क्योंकि दोनों एक ही में होना चाहिए, अगर ये मीटर में था ये भी मीटर में होना चाहिए, तो लेकिन ये सेंटीमीटर में था तो हमने दोनों को सेंटीमीटर में कर लिया। इसका कितना आ गया 6, इसका 10, तो 0.6 कितना आ गया 0.6 प्रत्यावस्थान गुणांक। आगे कह रहा है किसी पिंड को 64 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक सतह ऐसी सतह पर गिराया जाता है जिसका प्रत्यास्थान गुणांक कितना है 7/8 है, तो उछाल की ऊंचाई क्या होगी। तो एच की वैल्यू दे देगी पहले 64 सेंटीमीटर, कितनी दी गई 64 सेंटीमीटर, स्मॉल एच की पूछी गई है कि गिरने के बाद में उछाल कितना होगा, उतना उसका प्रत्यास्थान गुणांक कितना दिया गया 7/8, ई बराबर लगता है अंडर स्मॉल एच अपन कैपिटल एच, ई कितना हो गया 7/8 बताओ, अंडर रूट स्मॉल एच अपन कैपिटल एच का 64, 7/8 अंडर रूट एच अपन 64 के लिए 8 आ जाएगा बाहर, 8 से 8 गया, एच बराबर कितना आ गया स्क्वायर कर देंगे 49 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया 49 सेंटीमीटर आ गया। ई बराबर अंडर रूट एच अपन एच लगा दिया, कैपिटल एच की वैल्यू रख दी, ई की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, वाह आगे का क्वेश्चन अच्छा है। आगे क्या कह रहा है, किसी कण को एक ऐसी सतह पर एच ऊंचाई से गिराया जाता है जिसका प्रत्यास्थान गुणांक ई है, तो 100वें उछाल की ऊंचाई क्या होगी। 100वें उछाल की ऊंचाई क्या होगी। दो चीजें मैं बता रहा हूं, वो पेपर में डायरेक्टली होंगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या होंगी, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि मतलब कितने 10वें उछाल, 12वें उछाल, 100वें उछाल में कितना होगा, फार्मूला होता है क्या, समय उछाल की ऊंचाई अगर पूछी जाए, एनवे उछाल की ऊंचाई, अगर आपसे पूछता जाता है एनवे उछाल की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, तो फार्मूला होता है e⁻²n इंटू एच। एच क्या है, जो पहली पहली वाली लंबाई थी, जैसे मान लो यहाँ से कोई गेंद गिराई जाती है एच ऊंचाई से, क्लियर ध्यान से समझना, एच ऊंचाई से कोई चीज़ गिराई जाती है। अब ये बताओ, हम मान लो कोई गेंद यहाँ से गिराते हैं, यहाँ पृथ्वी पे लड़ती है, वापस आती है, तो क्या यहाँ पे गेंद रुक जाती है, इसके बाद नीचे नहीं जाती, नीचे फिर जाती है, फिर नीचे जाएगी, फिर इतना ऊपर आएगी, फिर इतना ऊपर आएगी, फिर इतना ऊंचा, धीरे धीरे जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब तक, या फिर वो एकदम शून्य हो जाएगी, मतलब कम से कम 10-20 उछाल करती है। पहले गिराया यहाँ पे गिरी, फिर इतनी आई, फिर ऑटो में गिरेगी अपने मन से, फिर इतना उछलेगी, फिर इतना धीरे धीरे कम करते उठते 0 हो जाएगी। तो आपसे मान लो पेपर में पूछ देता है कि चौथे उछाल में, 5वें उछाल में, छठे उछाल में उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, तो फार्मूला होता है आपका e⁻²n इंटू एच होता है, क्लियर, e⁻²n इंटू एच होता है। एक और फार्मूला इसे मैं बता देता हूँ, अगर मान लो ये जो ऊंचाई है एच ऊंचाई तय करने में उसको कितना समय लगता है, t समय, जो पूरी ऊंचाई है जब पहली बार गिराया जाता है तो उसको t समय लगता है। तो तुमसे पूछ सकता है कि हमें ये बताओ कि चौथी उछाल में उसको कितना समय लगेगा। फार्मूला क्या हो जाता है उसका, 99 उछाल में लगा समय, अगर आपसे पूछता है तो हो जाता है e⁻n इंटू टी हो जाएगा। टी क्या है, पहली वाली जो उछाल थी उसमें लगा जो समय था, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, क्या लिखा है, किसी कण को एक ऐसे सतह पर एच ऊंचाई से गिराया जाता है जिसका प्रत्यावस्थान गुणांक ई है, तो 100वें उछाल की ऊंचाई क्या होगी। 100वें उछाल की ऊंचाई क्या होगी, इसमें सीधे फार्मूला में रख देंगे, 100वें उछाल की ऊंचाई क्या होगी, e⁻² इंटू 100 इंटू एच, ई की पावर कितना हो गया 200h। ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी सही हो गया, क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही करना है। जैसे अब मान लो इसमें 100वें पे पूछ लिया, इसमें पूछ लिया छठे पे कितना होगा, 8वें पे कितना होगा, तो ऐसे ही डायरेक्टली रखते चले जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लो, क्लियर, कि जब भी एनवे उछाल में लगा समय पूछे तो e⁻n t हो जाता है, और अगर एनवे उछाल में पूछी गई ऊंचाई पूछे तो e⁻²n इंटू एच हो जाता है,
आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जाता है तो अनंत टक्कर के बाद विराम अवस्था में आता है। यदि प्रत्यावर्तन गुणांक e है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी आपसे पूछी गई, ठीक है। मान लो ये h ऊंचाई से गिराया जाता है, कोई पिंड जो है h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ये ऊंचाई कितनी है h है, यहाँ से कोई पिंड गिराया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनंत तक, वो अनंत तक मतलब ये गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा, ऐसे ही चलता रहा, क्लियर। तो अनंत तक वो कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले हम कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी सबसे पहला तो ये गेंद यहाँ से यहाँ तक आया नीचे h प्लस, अब ये यहाँ से उठा यहाँ तक पहुंचा पहली बार में, क्लियर। h1 मान ले इसको भाई, h1 प्लस h1 हो गया, ठीक है। एक साइकिल पूरी हो गई। एक साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ई बराबर क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट h अपॉन h। h क्या होती है, जो प्रारंभिक वाली होती है बड़ी वाली, और स्मॉल h क्या होता है, जो दोबारा में गया। मतलब एक साइकिल पूरी करने के लिए एक बार गिरा और फिर एक बार उठा, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट करने में क्या लिख सकते हैं, h प्लस h1। अब दूसरी साइकिल शुरू होती है दोबारा में, क्योंकि गेंद अब यहाँ पहुंची फिर दोबारा आएगी नीचे। जब फिर दोबारा आएगी नीचे गेंद यहाँ पे, तो कितनी ऊंचाई तय करेगी, h1 ही तय करेगी ना फिर से, क्लियर हो गया। यानी कि हम फिर से h1 लिख दें। अब क्या है, दोबारा ये जाएगी कहाँ तक जाएगी, h2 तक, दोबारा फिर h2 तक गई। ये दो साइकिल पूरी हो गई, ये एक साइकिल ये दो साइकिल। फिर से h2 नीचे आएगा, फिर से h2 नीचे आएगा और h3 ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। एक साइकिल पूरा करने के लिए दो चाहिए, एक प्रारंभिक ऊंचाई एक अंतिम वाली। तो प्रारंभिक h हो गई और अंतिम क्या होगी इसके लिए, h1 होगी। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर से h1 नीचे आएगा ना, फिर से आएगी नीचे, कितनी हाइट, h1 तक। h1 हो गया, दोबारा कितने में गया, h2 पे गया, h2 पे, क्लियर। दूसरी साइकिल होगी। अब क्या, फिर h2 नीचे आएगा, क्योंकि उतनी जितनी ऊंचाई वो ऊपर गया है उतनी ऊंचाई उसको नीचे आना पड़ेगा। फिर दोबारा में जितनी जाएगी वो जाएगी, ऐसे ही होता जाएगा कितने तक, अनंत तक। क्लियर हो गया। तो हमने ध्यान से देखा कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, h प्लस ये क्या हो गया 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 अनंत तक, सब दोगुने होते चले जाएंगे। h प्लस 2 बाहर आ गया, बचा क्या h1 प्लस h2 प्लस h3 अनंत तक। क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, अगर यहाँ के जो प्रत्यावर्तन गुणांक है ई था, तो ई बराबर क्या होता है, अंडर रूट h अपान h। पहले वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले के लिए h1 अपान h हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, h1 अपान h नहीं आ गया, तो h1 बराबर कितना आ गया, ई स्क्वायर h। h1 बराबर कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर h। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ई स्क्वायर अपान h हो जाएगा। अब जैसे देखो इसका क्या है, ये पहली उछाल की ऊंचाई होगी। अब हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो h प्लस क्या लिख सकते हैं हम 2, पहले उछाल की ऊंचाई क्या होगी, ई स्क्वायर h। ये तो मैंने फार्मूला से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। वैसे क्या पता है, दूसरे उछाल की ऊंचाई क्या होती है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ई की पावर कितना आ जाएगा, 4h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। जैसे रखेंगे प्लस तीसरी उछाल क्या होगी, ई की पावर 6 इंटू h, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। क्लियर है, चीज समझ में आई। मैंने ये चीज इसलिए समझा दी कि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे जुड़ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमने h1 निकालनी थी, पहली उछाल की ऊंचाई, तो यहाँ पे n की जगह 1 लिख देंगे, e की पावर 2h आ गया। दूसरी उछाल की ऊंचाई तो 2 की पावर 2 रख देंगे तो e की पावर 4 आ जाएगा। तीसरी तो 3 रख देंगे, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। हमने इसको h लिख दिया, यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर h कॉमन ले लिया, ई स्क्वायर h। अब ई स्क्वायर h कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ कितना बचा ई स्क्वायर, यहाँ कितना बचा e की पावर 4 इंटू अनंत तक। हमने गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ा है, कौन से पढ़ गई, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल होता है, वो क्या होता है, Sn बराबर 1 अपान 1 सॉरी a अपान 1 माइनस r।
ए अपान वन माइनस आर। ए क्या होता है, पहला वाला पद, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एच प्लस टू ई स्क्वायर एच। पहला वाला पद कितना हो गया, वन अपान वन माइनस आर। आर क्या होता है, यहाँ पे ई स्क्वायर है, कितना है, ई स्क्वायर। एच आर की वैल्यू है क्या, ई स्क्वायर है। क्लियर हो गया, इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब यहाँ हम क्या है, एच ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे एच ले लिया हमने कॉमन पूरे से। एच जैसे ही हमने कॉमन लिया, एच जैसे ही कॉमन लिया तो बचा क्या यहाँ पे, वन प्लस टू ई स्क्वायर अपान वन माइनस ई स्क्वायर, यही तो बच्चा कॉमन लेके ये वन हो गया। अब एच एलसीएम ले लेंगे, वन माइनस ई स्क्वायर, तो वन माइनस ई स्क्वायर प्लस का टू ई स्क्वायर। क्लियर। एच वन प्लस ई स्क्वायर अपान वन माइनस ई स्क्वायर। क्लियर। एक चीज समझने वाली ये है कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो पेपर में सॉल्व नहीं किया जाता। इतना सॉल्व करने बैठोगे तो पेपर गया काम से। ये क्या है, क्वेश्चन कुछ दिमाग में रखने जाते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या याद रखना है, एच वन प्लस ई स्क्वायर अपान वन माइनस ई स्क्वायर होता है। सीधे क्या होता है, एच वन प्लस ई स्क्वायर अपान वन माइनस ई स्क्वायर होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैं तुम्हारे दोबारा समझा देता हूँ। इसमें यह दिया गया था कि एक एच ऊंचाई से कोई गेंद गिराई जाती है, प्रत्याशा गुणा उसका ई है, तो अनंत पदों तक अगर वो जाता है तो कुल चली गई दूरी, जो गेंद पूरी दूरी तय कर रही है वो कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने पहले समझाया कि जब एक सर्किल कंप्लीट करने में क्या है, एक बार उसको गिरना पड़ता है फिर उठना पड़ता है। एक बार जब गिरा तो कितना, एच हाइट से गिरा और एच वन तक गया, फिर दोबारा जब दूसरी साइकिल शुरू होगी उसके लिए फिर एच वन हाइट से उसको गिरना पड़ेगा, एच टू तक जाना पड़ेगा। मैंने ये सब नोट कर लिया। हमने ये देखा कि एच तो अलग है, बाकी सब दो दो बार जुड़ने ही हैं, तो हमने क्या जोड़ा, टू एच वन प्लस टू एच टू प्लस टू एच थ्री, ये क्लियर हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी पूरी अनंत तक। फिर हमने दो कॉमन ले लिया, बचा के अंदर एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री। क्लियर। लेकिन हमें यह पता था जब भी हाइट की बात की जाए, क्या हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने पहली वाली हाइट का फार्मूला क्या पता था, अगर पहली उछाल की हाइट हो तो यहाँ पे एन की जगह वन दो ई की पावर तो ई स्क्वायर इंटू एच हो गया। दूसरे के लिए टू रख देंगे तो ई की पावर फोर हो जाएगा, तीसरे के लिए ई की पावर सिक्स हो जाएगा। ऐसे निकाल ली हमने हाइट। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया ई स्क्वायर एच, बट अंदर क्या बचा, वन प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर फोर। यहाँ पे हमने देखा ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है। क्या उनसे श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी। उसका अनंत का फार्मूला होता है एस एन बराबर ए अपान वन माइनस आर। ए की वैल्यू वन थी, वन माइनस ई स्क्वायर आ गया, आर की वैल्यू ई स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि ई स्क्वायर का आर एक में गुणा हो रहा है। क्लियर हो गया। हमने यहाँ से एच का कॉमन ले लिया, सॉल्व कर लिया, निकाल लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने में मुझे लग रहा है कि शायद टाइम लग सकता है। मैंने केवल समझाया है कि शायद क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन 25 में एक आध ही आते हैं, फंस जाए तो। अगर आ जाए तो याद रखना है क्या लिखना चाहिए, एच वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर। अगर आपसे पूछा है कि अगर कोई गेंद ऊपर से छोड़ी जाती है और अनंत तक वो गति करती है, अनंत तक वो गति करती है, तो उसकी जो कुल दूरी होगी, चली गई दूरी, वो क्या होगी, एच इंटू वन प्लस ई स्क्वायर अपान वन माइनस ई स्क्वायर होती है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर एनवे उछाल में आपसे पूछा जाए कि चली गई दूरी कितनी है, एनवे उछाल में उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ई की पावर फार्मूला क्या होता है, ई की पावर टू एन इंटू एच होता है। अगर वो आपसे पूछ दे एनवे उछाल में लगाया गया समय, एनवे उछाल में लगाया गया समय अगर पूछा जाए, फार्मूला क्या होता है, ई की पावर एन इंटू टी होता है। क्लियर हो गया। एक पिन टी सेकंड में एच ऊंचाई से गिराया जाता है, सतह पर प्रत्यावस्थान गुणांक ई है। तीसरे उछाल के बाद कुल चढ़ान काल क्या होगा। ठीक है, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ई की पावर क्या होता है, अगर आपसे समय पूछा जाए टी की पावर थ्री, टी थ्री मतलब तीसरी उछाल में, तो क्या होता है फार्मूला, ई की पावर एन इंटू एच टू, ये पढ़ाया था ना फार्मूला। ई की पावर थ्री इंटू टी, ये हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, ये क्वेश्चन गड़बड़ दिया गया। इसमें क्या पूछना चाहिए, तीसरे उछाल में लगा हुआ कुल समय पूछना चाहिए। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया इसने, तीसरे उछाल के बाद कुल चढ़ान काल क्या होगा। कुल चढ़ान काल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, कुल चढ़ान काल क्या होगा, पहले वाली में कितना लगा, टी लगा पहली बार में ऊंचाई ऊपर नीचे आने में, दूसरे में ई की पावर वन टी हो गया, दूसरी साल में ई की पावर टू टी हो गया, तीसरी साल में ये हो गया। ऐसे जुड़ेगा तब पूरा चढ़ान काल आएगा ना। तीसरी उछाल के बाद ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार ये गिराया गया, एक दो तीन उछाल हो गई, तो ये टोटल समय कितना लगा इन दोनों इसमें,
पहले वाले में टी लगेगा, दूसरे में e की पावर टी हो जाएगा, दूसरे में ए स्क्वायर टी हो जाएगा, तीसरे में e की पावर 3t हो जाएगा। तो ये सब जुड़ेंगे तब आएगा ना। इसमें क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, क्वेश्चन क्या देना चाहिए था, तीसरी उछाल में कितना समय लगेगा, तीसरी उछाल में समय कितना लगेगा, e की पावर 3t हो जाएगा। क्लियर हो गया फॉर्मूले से। आगे क्या कह रहा है, एक पिंड किसी ऊंचाई से गिराया जाता है जो t सेकंड के बाद एक दृढ़ सतह से टकराता है जिसका प्रत्यावर्तन गुणांक e है। अनंत अपतश टक्कर के बाद यह विराम अवस्था में आता है। तो पिंड का कुल लगाया गया समय, ठीक है, पिंड का कुल लगाया गया समय क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने ये पढ़ा है, ध्यान से सुन लो बस, एच ऐसे याद करने का तरीका, एच बराबर क्या था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही तो था। प्राइमरी वेग क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, तो एच प्रोपोर्शनल टू 1 प्रकार से किसके हो जाता है, टी स्क्वायर के। ये लाइन याद रखोगे कि नहीं रखोगे याद, इतनी याद रखोगे। और एक चीज़ और है, जब हमने फार्मूला पढ़ा था तो अनंत काल वाले में फार्मूला क्या था, e की पावर 2n इंटू एच था। अगर समय की बात की जाए तो e की पावर n t हो जा रहा है। कुल मिला के t जो वो h है, t किसके प्रोपोर्शनल है, एक प्रकार से अंडरवुड h के, जहाँ अंडरवुड लगाया गया तो e की पावर n आ गया। क्लियर हो गया। तो हमने अभी जब पढ़ा था ध्यान से, जब हमने देखा था कि अनंत ऊंचाई तक जो अनंत ऊंचाइयाँ मतलब अनंत ऊंचाई तक जो टोटल दूरी तय की थी, वो दूरी क्या तय की थी, h इन्फिनिटी बराबर आया था आपका h कोष्टक के अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया था कि नहीं किया था, हमने यही सॉल्व किया था। तो याद करने का तरीका क्या हो जाएगा कि अगर ई स्क्वायर था यहाँ पे तो यहाँ पे n आ गया था, मतलब अंडरवुड हो गया था। तो अगर t अनंत पूछ दे, t अनंत क्या हो जाएगा, t 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई। क्या हम याद नहीं कर सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि कोई गेंद गिराई जाती है तो कुल अनंत बार अनंत तक अगर हो जाती है तो उसकी चली गई कुल दूरी क्या होती है, तो एच इन्फिनिटी बराबर आता है h 1 प्लस ई स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आपसे वही पूछ ले समय कितना लगता है टोटल समय, तो टी इन्फिनिटी बराबर क्या आता है, टी 1 प्लस ई बटे 1 माइनस ई। मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ इसका, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन है, क्या मतलब वो पेपर के लिए आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है क्या, ये दोनों पॉइंट कि अगर टी अनंत पूछे कितना समय लगेगा तो टी 1 प्लस ई स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अगर कुल दूरी पूछे तो एच 1 प्लस ई स्क्वायर अपन 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2 किलोग्राम का एक बुलेट है, 2.8 किलोग्राम के प्लास्टिक लोलक से टकराता है। पूरी व्यवस्था 0.1 मीटर की ऊंचाई से उड़ जाती है, तो बुलेट का टकराव वेग क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, m1 दिया गया आपको 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम का बुलेट है। क्लियर, मतलब गोली है, और जिससे दूसरे से टकराता है वो कितना है, 2.8 किलोग्राम का है, 2.8 किलोग्राम का। 2 m1 m2 आपको मिल गए, ठीक है। पूरी व्यवस्था जो है 0.1 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाती है, कितने मीटर की ऊंचाई तक, एच बराबर 0.1 मीटर की ऊंचाई तक उठ जाती है। तो बुलेट का टकराव वेग क्या होगा, बुलेट का टकराव वेग क्या होगा, ये तो स्थिर रहा होगा, u बराबर 0, इसका u2 बराबर 0 रहा होगा क्योंकि ये स्थिर था, ये बुलेट इस पे लग गया कि ये स्थिर था, लगने के बाद में कितना उठा, 0.1 मीटर उड़ गया। और लेकिन इसका जो वेग था वो कुछ ना कुछ रहा होगा, वो पूछा गया उससे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपसे पूछा गया है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है, पहले का संवेग, पहले दोनों का संवेग और बाद में दोनों का संवेग, क्योंकि गोली इसमें घुस गई, मान लो यहाँ से गोली आई, ये कोई पिंड रखा था, घुसने के बाद में कितना उठ गया ये 0.1 मीटर, तो ये उस समय क्या है, दोनों साथ में हो गया ना, दोनों का द्रव्यमान क्या जुड़ जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू वी, मान लिया उसका जो वेग था वो कितना था, v था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेग कितना था, v था। इधर देखा हमने 0.2 u1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्या होगा, 0 हो गया क्योंकि u2 क्या था, ये जो पिंड था वो रुका हुआ था, ये 0 हो गया। इधर हमने देखा दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और अंतिम वेग हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.2 u1 बराबर कितना आ गया, 3v।
क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान से हम एक चीज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या यहाँ पे ऊंचाई की बात की गई है। मान लो कोई पिंड है, मान लो कोई पिंड है, मान लो यहाँ पर रखा है जमीन पे, इस पे गोली मारी जाती है और ये उड़ जाता है, तो जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसकी, वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा में नहीं बदल जाएगी। अगर हाइट की बात की गई है, हमने क्या बताया था, ऊर्जा क्या है, अलग अलग रूपों में बदल जाती है। तो यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदल रही होती है, स्थितिज ऊर्जा में। हमारी गतिज ऊर्जा क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फार्मूला, बराबर एम जी एच। हमने ये पढ़ा है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, क्योंकि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदल रहा है, स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। तो एम से एम खत्म हो गया। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, इतना हो गया कि नहीं हो गया, एम से एम कट गया। अब हमने देखा ध्यान से, हाफ वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 अपान 3 U1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वी की जगह वी और आ जाएगा आपका 0.2 अपान 3 U1। क्लियर हो गया। और यहाँ से समझौता 0 बड़ा, बराबर जी एच की वैल्यू कितनी है आपकी, हाइट कितनी दी गई थी, 0.1 मीटर, तो समझौता 0 बड़ा। क्लियर। अब हमने देखा है यहाँ पे 15 आ गया, 1/2 U1 स्क्वायर, 15 पचास 225 आ गया, बराबर जी की वैल्यू हम 10 ही ले लेते हैं। कितना लिया गया इसमें, क्वेश्चन में दिया गया है 9.8 दिया गया है, ठीक है, तो 9.8 लिया अपान 10। क्लियर, सॉरी। अब ये 0.0 बड़ा, अब हम काटेंगे 25 से, 25 में ये 225 होता है, 25 को 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो U1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, ये 1 8 2 49 बचा यहाँ पे, तो 49 उड़ते 9 बचा, तो U1 बराबर आ गया आपका 7 × 3, U1 बराबर 7 × 21, 21 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमाने वाला था, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन में क्या दिया था, उसने ये बोला कि मान लो कोई पिंड रखा है, उस पर मैं गोली दगाता हूँ, गोली कितना 0.2 किलोग्राम की गोली है, उसको दागता हूँ, तो वो क्या है, उसकी वो उछल जाता है, उछलता कितनी हाइट तक है, 0.1 मीटर तक उछल रहा है, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है उसकी गतिज ऊर्जा किसमें बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा में। क्लियर। तो हमने क्या लगाया, पहले संवेग संरक्षण का नियम लगाया कि पहले गोली का संवेग फिर पिंड का संवेग बराबर दोनों मिलके संवेग क्या हो जाएगा। क्लियर। तो हमने गोली में देखा कि U1 मान लिया उसकी चाल, क्योंकि वही पूछ रहा था, पिंड का रख दिया द्रव्यमान, लेकिन हमने U2 क्या था, ये जो पिंड था वो स्थिर था। अब पिंड स्थिर है तो U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन जब दोनों पिंड मिल गए, बाद में क्या दोनों पिंड मिल जाएंगे, क्योंकि गोली क्या उसके अंदर धस जाएगी, तो पिंड का जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × V, उसका जो वेग होगा उसके बाद कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया V बराबर 0.2/3 U1। फिर हमने क्या देखा कि इसमें हाइट दी गई है कि वो उछल जाता है, उछला यानी गतिज ऊर्जा उसकी किसमें बदली, स्थितिज ऊर्जा में। तो हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फार्मूला बराबर एम जी एच होता है स्थितिज ऊर्जा। एम से एम कटा, वी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ये हो गया। अभी आगे देखते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है, M1 बराबर M2 को दिया गया, U2 बराबर 0 दिया गया, अल्फा और बीटा। तो द्विमीय टक्कर में क्या होता है, V1 बराबर V2 के होता है, V1 प्लस V2 बराबर 0 होता है, V1 ज़्यादा होता है V2 से और V2 कम होता है V1 से। अगर अल्फा और बीटा होता है तो याद रखना V1 बराबर किसके हो जाता है, V2 के हो जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर दोनों द्रव्यमान बराबर हो और द्विमीय टक्कर की गई हो, और जो दूसरा का U2 है वो अगर 0 है, और अल्फा और जो बीटा है वो दोनों समान होते हैं, तो द्विमीय टक्कर में क्या होता है, V1 बराबर किसके हो जाता है, V2 के हो जाता है। क्लियर। ये हमने पढ़ाया भी था, जब थ्योरी पढ़ाई थी तब आपको एक विशेष परिस्थितियाँ पढ़ाई थी ना, अलग अलग कि क्या क्या हो सकता है। तो उसमें क्या पढ़ाया था कि अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर हों और जो
हमारा दूसरा वाला द्रव्यमान हो, दूसरा वाला m2 का जो वेग हो u2 बराबर कितना होना चाहिए, 0 के, और उनके जो कोण है, जो लड़ने के बाद जो कोण एक दूसरे पे जाते हैं नहीं, अल्फा और बीटा कोणों पे, अलग अलग कोणों पे जाते हैं, वो भी अगर बराबर है तो उनके दोनों के जो वेग होंगे v1 और v2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये याद रखना। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, v1 बराबर v2 के हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर के प्रश्न में जो दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन पूछ रहा है क्या क्या सही हो सकता है। v1 बराबर u1 अपॉन 2 cos अल्फा होता है, एकदम सही है। v2 बराबर u1 अपॉन 2 cos अल्फा होता है, एकदम सही है। और c बराबर होता है v1 बराबर v2 के, ये भी सही है, सब सही है। क्लियर? ये सब सही है। आगे क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम का एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है, ये उतने ही द्रव्यमान के एक दूसरे गेंद से टकराता है जो विराम में है। ठीक है, तो टक्कर के बाद दोनों गेंद गति के मूल रेखा से 45 डिग्री के कोण पर गति करते हैं, तो टक्कर के बाद उसका वेग क्या होगा, टक्कर के बाद उसका वेग क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टक्कर के बाद वेग का जो फार्मूला होता है v1 बराबर क्या होता है आपका, v बराबर होता है आपका u1 अपॉन 2 cos अल्फा। ठीक है, u1 की वैल्यू आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 cos अल्फा की वैल्यू थीटा कितनी दिया है, 45 अंश दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 10 आया, 10 अपान 45 की वैल्यू 1 अपान √2 ऊपर पहुंच जाएगा 10 √2 अपान, यही आ जाएगा 10 √2। इसमें पूछा गया था टक्कर के बाद, देखो दोनों का द्रव्यमान सेम ही है, द्रव्यमान जब सेम रहता है तो हमने फार्मूला पढ़ा v और क्या हो जाता है u1 अपॉन 2 cos अल्फा। तो बस u1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई थी। क्लियर? तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आया। क्लियर हो गया? कितना आ गया, 10 √2 आ गया, 10 √2। बस फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दिया, अल्फा की वैल्यू 45 अंश दी गई थी। आगे कह रहा है, ऊपर के प्रश्न में यदि दोनों गेंदें 30 अंश के कोण पर अलग अलग मूल दिशा से अलग अलग हो जाएं तो टक्कर के बाद का वेग क्या होगा, टक्कर के बाद क्या होगा वेग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, v बराबर क्या रख देंगे फिर u1 अपॉन 2 cos अल्फा की जगह कितना रखेंगे 30, तो यहाँ पे आ गया 10, 2 उड़ते cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √2 अपॉन 2, ये 2 से 5 सॉरी ऊपर पहुंच गया 10/√3, 10/√3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये द्विमीय टक्कर की बात की, अभी जो तक हम जो पढ़ रहे थे सब एक विमीय टक्कर पढ़ रहे थे। द्विमीय टक्कर क्या होती है, फिर से मैं बता देता हूँ। द्विमीय टक्कर का मतलब ये होता है, अगर कोई पिंड यहाँ से आ रहा है, टक्कर किया, तो ये एक ही दिशा में ना जाइए, ऐसे ऐसे एंगल बना के चलेगा, मतलब टक्कर होने के बाद में ये टक्कर हुई, एक पिंड अल्फा कोण से भाग गया, एक बीटा कोण से भाग गया। अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम कोण है, जैसे दोनों क्वेश्चनों में क्या है, सेम कोण बताए गए हैं कि 45 अंश से दोनों जाते हैं या 30 अंश से जाते हैं, तो बस फार्मूला क्या हो जाता है v बराबर u1 अपॉन 2 cos अल्फा। क्लियर हो गया? आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक चीज दिमाग में भी ये आ रही होगी कि ये जो वेग है वो एक का ही है या दोनों का है, दोनों का वेग है, क्योंकि अगर समान भार के दोनों हैं, ठीक है, अगर समान भार के, जैसे मैं एक सेकंड में बताता हूँ, अभी जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, दोनों 5 किलोग्राम के थे, समान भार के थे, ठीक है, समान भार के थे, तो हमने क्या पढ़ा, द्विमीय अगर गति हो, क्या वो द्विमीय हो, द्विमीय का मतलब बताया ना, एक अल्फा से भग जाए, एक एक अल्फा कोण बना दे, एक बीटा कोण बना दे, अलग अलग कोण पे जाए, दो द्विमीय गति हो, और उनके जो है द्रव्यमान क्या हो, बराबर हो, और अल्फा और बीटा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों कोण जो है एक ही कोणों पे, दोनों एक दूसरे के विपरीत भगने चाहिए, कितने समान कोणों पे। अगर 45 ये बना 45 ये भी बना है, 30 वो बना तो 30 ये भी बना है। दूसरी चीज, जो दूसरा वाला पिंड होना चाहिए उसकी प्रारंभिक गति क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्थिर। u2 बराबर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो दोनों का वेग v1 तथा v2 अगर दोनों का अंतिम वेग पूछे, दोनों पिंडों का अंतिम वेग अगर पूछे तो क्या हो जाता है, u1 अपॉन 2 cos अल्फा हो जाता है, u1 अपॉन 2 cos अल्फा। तो चाहे पहले पिंड का पूछता हो चाहे दूसरे पिंड का पूछता हो, फार्मूला क्या होगा, u1 अपॉन 2 cos अल्फा।
अगर ये परिस्थिति है, और इन दोनों क्वेश्चनों में परिस्थिति यही है, और पेपर में भी यही परिस्थिति पूछी जाएगी, क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि सेटअप नहीं आया है। सिंपल परिस्थिति क्या होती है, कि भूमि गति हो, दोनों के द्रव्यमान समान हो, दोनों के जो एंगल है वो समान हो, जो दूसरी वाली वस्तु किसमें विरामावस्था में, तो v1 बराबर v2 हो जाता है, मतलब दोनों के जो गतियां हैं वो बराबर हो जाती है अंतिम गति, और किसके बराबर रहती है, u1/2 cos अल्फा के। क्लियर हो गया। अल्फा 45 दिया तो 45 रख दिया, अल्फा 30 दिया तो 30 रख दिया, आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से है, जो उसी द्रव्यमान के एक स्थिर पर सेट करता है, दोनों एक दूसरे से सेट कर गति में हो, तो वेग का मान क्या होगा, वेग का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, अब ये देखो, ये क्वेश्चन अगर है तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें ये वाला रूल फॉलो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक सट कर गति कर रहे हैं, ये सट गए हैं, सटने के बाद में कोई दूसरा भगा नहीं है एक दूसरे से, द्विमीय गति नहीं हुई कि कोई अल्फा कोण से चला गया, बीटा कोण से गया, ये क्या है, एक विमीय गति है, ये क्या है, एक विमीय गति है। तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन करने के बाद में ये तो कर लेना चाहिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें m1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x, m1 आपको दिया गया है 50 किलोग्राम, और सेम यही दिया गया, इसका वेग कितना दिया गया, u1 दिया गया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया गया, m2 दिया गया है आपको 50 किलोग्राम, सेम है, लेकिन वो क्या है, स्थिर है, u2 कितना दिया है, 0। अब क्या बोलते हैं कि टकराव के बाद ये सट जाते हैं, सटने के बाद गति करते हैं, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है आपको, m1 u1 पहले का संवेग, m2 u2 बाद का संवेग, इसके बाद में दोनों सटने के बाद गति कर रहे हैं, तो m1 प्लस m2 और v बाद का वेग। तो ये बाद का वेग आपसे पूछा है, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। क्लियर? मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिया, चैप्टर लगभग आपका पूरा हो गया है। ठीक है, डाउट अब सारे बचे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग 174-75 के आसपास क्वेश्चन कराए मैंने इसमें। ठीक है, और इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान से चैप्टर पढ़ना, इस थ्योरी का बस थ्योरी समझने वाली बात है। क्या समझने वाली है, थ्योरी समझने की बात इसलिए है कि इसमें थ्योरी अगर आपने समझ ली तो चैप्टर को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल चैप्टर दो ही चीजों पे चल रहा है, किस पे, एक चल रहा है संवेग संरक्षण पे, और दूसरा किस में चल रहा है, ऊर्जा संरक्षण। इसका उपयोग बहुत कम किया गया है ऊर्जा संरक्षण, लेकिन संवेग संरक्षण हर जगह किया गया है। जैसे दोबारा बता देता हूँ, टक्कर कितने टाइप की होती हैं, एक होती है प्रत्यास्थ, एक होती है अप्रत्यास्थ, एक होती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, प्रत्यास्थ में संवेग संरक्षित रहता है, अप्रत्यास्थ में भी संवेग संरक्षित रहता है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में भी संवेग संरक्षित रहता है। ये तब है जब कोई बाह्य बल नहीं लगा है। क्या? कोई बाह्य बल क्या है, नहीं लगा हुआ है, तो तीनों का संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। लेकिन गतिज ऊर्जा की अगर बात की जाए तो गतिज ऊर्जा प्रत्यास्थ में केवल संरक्षित रहती है, बाकी इन दोनों में संरक्षित नहीं रहती है। क्लियर हो गया? संवेग क्या होता है, संवेग हमने पढ़ाया था, पी पावर कितना होता है, mv, m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग। इसमें क्या है, मान लो एक पिंड आया, ये गति कर रहा था, ये एक पिंड दूसरा था, दोनों लड़ गए, फिर अलग अलग वेग हो गया उनका। ठीक, तो यह है, इसका पहले संवेग हम लेंगे m1 u1, इसका संवेग लेंगे m2 u2 बराबर, अब लड़ने के बाद में अलग अलग वेग हो जाएंगे, तो m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों के, क्योंकि v1 v2 अलग अलग वेग हो जाएंगे दोनों द्रव्यमान के। ये हो गया एक तरह का संवेग समीकरण, मतलब पहले दोनों का संवेग जोड़ दिया, फिर बाद में दोनों का संवेग जोड़ दिया। अब क्लियर? अगर मान लो एक पिंड ये था, एक पिंड दूसरा था, और दोनों अब क्या चिपक के गति कर रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, दोनों के क्या द्रव्यमान जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही हो गए और वेग करने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही पूरे चैप्टर में क्वेश्चन चले हैं। ठीक है, द्विमीय वाला भी आपको समझा ही दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है चैप्टर।
अभी अगर कोई डाउट पड़ता है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो मैं उसको वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।